जय हिंद दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे आज हिस्ट्री प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज से हम भारत का इतिहास देखेंगे, जो कि हमारे एमपीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अदर्स एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जो भी जैसे एसआई का पेपर होने वाला है और भी जो भी एग्जाम्स होने वनडे के एग्जाम्स होने वाले हैं, उनके लिए इतिहास से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग हिस्ट्री को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और ये एमपीपीएससी के सिलेबस से पूरा मिलता जुलता हुआ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग अगर एमपीपीएससी का न्यू सिलेबस देख लेते हैं तो देखते हैं ये। ठीक है, तो संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद। ठीक ना, इस प्रकार से हम देखेंगे। उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षट दर्शन, स्मृतियाँ, सभा समिति, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी प्राचीन इतिहास प्रारंभ करेंगे, फिर उसके बाद मध्यकालीन और फिर आधुनिक हिस्ट्री को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं अपना जो हिस्ट्री का चल रहा था। ठीक है, तो इतिहास एक परिचय। ठीक है, इतिहास का परिचय, इतिहास क्या है? जो प्राचीन में घटित हो चुका है उसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो भारत का इतिहास देखते हैं। प्रागैतिहासिक भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल और और ऐतिहासिक काल, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल को या फिर पाषाण काल भी कहा जाता है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। कैसे? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, और पूरा पाषाण काल का काल क्या है, मतलब कब से कब तक यह रहा है? पूरा पाषाण काल अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक यह रहा है। ठीक ना, मतलब 8000 ईसा पूर्व, 0 से 8000 ईसा पूर्व तक यह रहा है। फिर मध्य पाषाण काल कब रहा है? 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक रहा है। अच्छा, और नव पाषाण काल कब रहा है? 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक रहा है। आद्य ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल के क्या है, इसमें साक्ष्य जो मिले हैं प्रागैतिहासिक काल के, न पढ़ा जा सका है और न ही इस काल के प्रागैतिहासिक काल साक्ष्य ही नहीं मिले हैं और न साक्ष्य ही नहीं मिले हैं। ठीक है, और आज ऐतिहासिक काल में क्या है कि यहाँ के साक्ष्य मिले हैं और इन्हें पढ़ा भी पढ़ा नहीं जा सका है। इसके साक्ष्य मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, और ये चित्रांकन पद्धति के हैं। ऐतिहासिक काल में तो पढ़ा जा सका है। ठीक है, तो आधे ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वैदिक सभ्यता 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब हम वैदिक सभ्यता को हम तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और वैदिक सभ्यता का काल समय क्या माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक सभ्यता में देखते हैं तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल का समय क्या माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक सप्ताह में जैसे 1500 से 600 ईसा पूर्व तक था, तो इसे 2 भागों में बांटा गया। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास देखते हैं। ऐतिहासिक काल में कौन कौन से आते हैं? तो इसे 3 भागों में बांटा गया है ऐतिहासिक काल को, जिसके साक्ष्य भी मिले हैं और जिन्हें पढ़ा भी जा सका है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। तो प्राचीन भारत का इतिहास कब से कब तक है? 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक है। ठीक है, और मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक है। और आधुनिक भारत का मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का समय क्या माना जाता है? 1707 से 15 अगस्त 1947 तक माना जाता है। महाजनपद काल, प्राचीन भारत के इतिहास को 6 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास को महाजनपद काल प्रारंभ में था। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल था। ठीक है, और फिर मगध साम्राज्य था, जिसे 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और फिर मौर्य साम्राज्य को
को 323 ईस्वी से ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक माना जाता है एवं संगम काल चेर पांड्य चोल दक्षिण भारत में। इसके समकालीन कौन थे? संगम काल था, चेर पांड्य चोल था जो दक्षिण भारत में साम्राज्य था। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में मौर्य के मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद का काल जो होता है उसे मौर्योत्तर काल कहते हैं, जिसमें 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी तक के समय माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का समय कब माना जाता है? 319 से 550 ईस्वी तक माना जाता है। हर्षवर्धन काल कब था? हर्षवर्धन काल मतलब हर्षवर्धन यहाँ के राजा थे, इसलिए हर्षवर्धन के नाम पे इसको हर्षवर्धन काल कहा गया है। तो 606 ईसा पूर्व से 647 ईस्वी तक 647 ईस्वी तक का काल जो माना जाता है हर्षवर्धन का काल माना जाता है। यहाँ के राजा हर्षवर्धन काल में हर्षवर्धन ही राजा थे। ठीक है, अब यह देखते हैं तो मध्यकालीन भारत जो है, मध्यकालीन भारत को यहाँ से 712 से 1707 ईस्वी तक जो माना गया है, तो उसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं, जिसे पूर्व मध्यकालीन कहते हैं, मध्यकालीन भारत और उत्तर मध्यकालीन भारत। तो पूर्व मध्यकालीन भारत 800 से 12वीं शताब्दी तक था, 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक कौन था? उत्तर मध्यकालीन भारत था। तो इस पूर्व मध्यकालीन भारत में क्या है, उत्तर भारत में कौन से राजा थे? ठीक है, तो राजपूत, पाल और गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा जो थे, यहाँ पे इनका साम्राज्य था उत्तर भारत में। ठीक है, दक्कन भारत में कौन थे? चालुक्य थे, पल्लव थे और राष्ट्रकूट राजा थे। दक्कन मतलब मध्य का क्षेत्र जो होता है, भारत के मध्य का क्षेत्र, जैसे मध्य प्रदेश का दक्षिण क्षेत्र, महाराष्ट्र इधर साइड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का क्षेत्र जो था क्या था? दक्कन का क्षेत्र माना जाता है। दक्षिण भारत का क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, इधर का क्षेत्र क्या माना जाता है? दक्षिण भारत का क्षेत्र माना जाता है, जिसमें चेर पांड्य चोल शाही चोल 9वीं से 12वीं शताब्दी तक के का साम्राज्य विस्तार था। ठीक है, दक्षिण भारत में चेरपांड और चोल शाही चोल का यहाँ पे विस्तार था। ठीक है, 12वीं उत्तर मध्यकालीन भारत में 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक जो थे, उनको उत्तर भारत में कौन सा शासन चल रहा था? तो दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था। चौहान और मुगल वंश यहाँ पे क्या कर रहे थे? अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत, चौहान और मुगल वंश अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। दक्कन भारत में वही मध्य का क्षेत्र, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का विस्तार यहाँ पे था। ठीक है, दक्कन में दक्षिण भारत में कौन थे? चेर देवगिरी के यादव लोग थे। ठीक है, वारंगल के काकतीय थे, द्वार समुद्र के होयसल वंश के राजा यहाँ पे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। ठीक है, ये हो गया सूक्ष्म परिचय प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत तक। ठीक है, प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत तक यह हो गया। आधुनिक भारत के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास का विभाजन जैसे 3 भागों में किया जाता है। प्राक ऐतिहासिक काल या फिर प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री से पीरियड कहा जाता है। ठीक है, तो और आधे ऐतिहासिक काल, दूसरा है आधे ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड है, जिसे हम लोग तो इतिहास को हम लोग प्राचीन इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में लिखित इतिहास के पहले कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहा जा गया है। इस कालखंड के लोगों को लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। यह आदिम लोगों का इतिहास और पत्थर व हड्डियों के औजारों तथा उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा गया है। पाषाण काल को इसके अंतर्गत रखा गया है। पाषाण क्या है कि पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पाषाण मतलब पत्थरों पर लोगों द्वारा चित्रकारी की जाती थी, गुफा चित्रकारी के आधार पर की जाती थी, तो इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है या फिर पाषाण काल कहा जाता है। आधे ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं, उस कालखंड का इतिहास जो ऐतिहासिक काल से पहले का है। ठीक है ना, ऐतिहासिक काल से पहले का है, मतलब ये ऐतिहासिक काल जो है, ठीक है, इस ऐतिहासिक काल के पहले का जो काल है उसे आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, पहले का है जब लिपि व अक्षर का उन्हें ज्ञान था, लेकिन आज भी उसे पढ़ा नहीं जा सका, आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इस काल में कौन आते हैं? इतिहास लेखन की दृष्टि से सिंधु घाटी की सभ्यता व वैदिक काल को इसी कालखंड के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता व वैदिक काल को इसी कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है, आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इतिहास काल का वह
काल जिसे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती है वह उसे पढ़ा जा सकता है। भारत में काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। महाजनपद काल से अब तक का कालखंड जो होता है वह क्या है, ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, अब भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, देखते हैं। तो भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ब्रिटिश पुरातत्व पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स द्वारा 15 जनवरी 1784 को स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उत्तराधिकारी थे। 1788 में उनका पत्र द एशियाटिक रिसर्चेज प्रकाशित होना आरंभ हुआ था और 1814 में यह प्रथम संग्रहालय बंगाल में बना। एएसआई अपने वर्तमान रूप में 1861 में। तो इसके सीधी सी बात है कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम कनिंघम है। ठीक है ना, सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। ब्रिटिश शासन के अधीन अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन वायसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग था यह किसने स्थापित किया था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा स्थापित किया गया था और भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इसलिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, 1944 में जब मार्टिमर व्हीलर एक महानिदेशक बने तब इस विभाग का मुख्यालय रेलवे बोर्ड भवन शिमला में स्थापित था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता था। ठीक है, तो इसके पुरातत्व के जनक कौन है? सीधी सी बात है, कनिंघम है। ठीक है ना, सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे इसके पुरातत्व के जनक। ठीक है, प्रमुख इसी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख महानिदेशक भी कौन थे? ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे पहले। ठीक है, और इसको ध्यान रखेंगे, राय बहादुर दया राम साहनी जो थे प्रथम भारतीय थे, जैसे ये लिखा हुआ चित्र में भी बना हुआ है, इनकी फोटो बनी हुई है। प्रथम भारतीय महानिदेशक राय बहादुर दयाराम साहनी जी है। ठीक है, और सेकंड कौन भारतीय है? सर मार्टिमर व्हीलर जो थे वह सेकंड भारतीय थे। ठीक है, अब इतिहास के जन्मदाता कौन थे इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता था। हेरोडोटस का संस्कृत नाम हेरोदोटस था। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। ठीक है, और इनका नाम संस्कृत में क्या नाम था? संस्कृत में प्राचीन काल में क्या नाम लिया जाता था? हरिदत्त पढ़ा जाता था। ये हेरोडोटस को हरिदत्त पढ़ते थे संस्कृत में। ठीक है, हेरोडोटस हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। इन्होंने वास्तविक इतिहास के लेखन की नींव रखी थी। रोमन दार्शनिक, ठीक है ना, प्रथम पहली बार हिस्ट्री किसने लिखा था? हेरोडोटस ने लिखा था, इसलिए इन्हें हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। ठीक है ना, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक पिता की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो रोमन दार्शनिक जो सिसरो थे उन्होंने हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता की संज्ञा दी थी। ठीक है, एक मिनट हम लोग थोड़ा देखते हैं हमारी रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं। तो हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। इन्होंने जब प्रथम इतिहास लिखा था तो पेलोपोनेशियन युद्ध को इन्होंने वर्णन किया था। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? हेरोडोटस की हिस्टोरिका इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, हिस्टोरिका इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। पुराणों में 4 युग है। पुराणों में 4 युग कौन कौन से हैं? सतयुग, जिसे कृतयुग भी कहा जाता है, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। पुराणों में 4 युग है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखें। पुराणों को ये अपने एमपीपीएससी में है। ठीक है ना, ये अगला टॉपिक है, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो पुराण कितने हैं? 4 पुराण है, जिससे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग है। में 4 युग है। इनमें 4 युग अपने पिछले युग से घटिया बताया गया है। इनमें जो 4 युग है, तो सतयुग जो था सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। त्रेता युग उससे थोड़ा सा घटिया माना जाता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा विकृति क्या हुआ, उत्पन्न हुई, तो इसलिए इसे घटिया कहा गया है। द्वापर युग फिर उससे थोड़ा सा विकृति उत्पन्न हुई, मतलब वहाँ के रहन सहन और वहाँ के लोगों में थोड़ा सा मतभेद या फिर आपस में सामंजस्य ना स्थापित कर पाना, इस प्रकार कलयुग में
और भी ज़्यादा इसे सबसे ज़्यादा घटिया युग कहा गया है। और कहा गया है कि एक युग के बाद जब दूसरा युग आरंभ होता है तब नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों का अधःपतन होता है। मतलब सामाजिक मानदंड और नैतिक मूल्य जो यहाँ के लोगों में है उनका पतन होता रहता है। तो इतिहास में काल, स्थान व विशेष महत्व को स्पष्ट किया गया है। इतिहास में काल, स्थान व विशेष महत्व को स्पष्ट किया गया है। कल्प ब्रह्मा का दिन, ठीक है, कल्प ब्रह्मा का दिन, कल्प को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। मनवंतर दिव्य युग है, दिव्य युगों को 4 युगों में बांटा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इतिहास है पुराणों में, पुराणों का। तो कल्प को ब्रह्मा का दिन, फिर ब्रह्मा के दिन से मनवंतर मानव का जन्म हुआ इस प्रकार। और फिर उसमें कौन कौन से युग आए? तो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, कलयुग, इस प्रकार से सारे युग आए हैं, ठीक है। इनका वर्ष भी आप लोग देख लेंगे अलग देखना है तो, ठीक है। सतयुग को हम सतयुग और युग, अवतार और जीवों का विकास हम लोग देखते हैं। तो किस युग में किस जीव का विकास हुआ है? तो सतयुग में मत्स्य अवतार का विकास हुआ है, जिसमें मछली जीव, जलीय जीव का उत्पन्न हुई थी, ठीक है। कूर्म अवतार में कछुआ का जन्म हुआ। कछुआ उभयचर, स्थल और जल दोनों में रहते हैं। बराह अवतार सतयुग में सुअर थल का पशु कहलाता है। नरसिंह अवतार अर्धमानव पशु व मानव के बीच का जीव नरसिंह अवतार का जन्म हुआ था सतयुग में। त्रेता युग में वामन अवतार का जन्म हुआ था, जिसे बौना लघु मानव कहा जाता है। मतलब बौना लघु मतलब हाइट में छोटा, ठीक है। परशुराम अवतार, परशुराम अवतार जिसे परशु वाले राम शस्त्र प्रयुक्ता मानव कहा गया है। परशुराम अवतार का त्रेता युग में आए। राम अवतार आए, राम जी कब आए थे? त्रेता युग में आए थे। तो राम समुदाय में रहने वाले मानव जो थे, राम के राम जो साम्राज्य था उनके अंतर्गत जो मानव रहते थे उन्हें क्या कहता है, कहा गया है? राम अवतार। द्वापर युग में कौन आया है? कृष्ण अवतार। तो त्रेता युग में कौन आए हैं? राम जी जो है त्रेता युग में आए हैं, ठीक है। और द्वापर युग में कृष्ण अवतार या कृष्ण जी आए हैं। तो कृष्ण अवतार में कृष्ण पशु पालन करने वाले मानव आए हैं। बुद्ध अवतार में बुद्ध कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाले मानव बुद्ध अवतार में आए हैं। कल की जो कल युग है, तो ये सबसे बाद का युग है, जिसे भविष्य का मानव या संहारक शक्ति वाला मानव कहा गया है। भविष्य का मानव संहारक शक्ति वाला मानव कहा गया है। विशेष विष्णु पुराणों में 4 युगों को सही क्रम इस प्रकार बताए गए हैं। विष्णु पुराणों में 4 युगों का सही क्रम इस प्रकार बताया गया है, ठीक है। ये जो क्रम है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग जो है, इस प्रकार से इनके क्रम बताए गए हैं, ठीक है। अब प्राचीन इतिहास देखते हैं। इसमें इतिहास की तिथियां हैं। जो इतना टाइम हो गया है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे हम लोग, ठीक है। इतना बनाएंगे कि आप लोग आराम से देख सकें, कि हम लोग बना सकते हैं। आधे घंटे का वीडियो बनाने का है हमारा लक्ष्य। इतिहास की तिथियां, अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट से है। कभी कभी तिथियों से पहले एडी लिखा जाता है। यह एनो डोमनी कहलाता है, ठीक है, जिसे एनो डोमनी कहा जाता है, जिसे एनो डोमनी कहा जाता है, एडी, ठीक है। नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ईसा, एडी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से संबंधित है ये, ठीक है ना। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के पूर्व का समय जो था। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? फर्स्ट एडी में हुआ था। उसके पहले का काल जो होता है बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। उसके बाद का काल एनो डोमनी काल कहा जाता है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का, ठीक है। एडी की जगह सीई तथा बीसी के स्थान पर बीसी का प्रयोग होता है। इस समय वर्तमान में होने लगा है आजकल। एनो डोमनी की जगह सीई कॉमन एरा तथा बीसी का बिफोर क्राइस्ट के स्थान पर बीसीई बिफोर कॉमन एरा का उपयोग प्रारंभ होने लगा है, ठीक है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग समान हो गया है, इसलिए इसका उपयोग सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट से पहले का समय जो हुआ है उसे क्या कहते हैं? बीपी कहते हैं, ठीक है। वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग होता है, किया जाता है इसमें, ठीक है।
तो फर्स्ट ईस्वी ये जो देख रहे हैं आप लोग चित्र बना हुआ है, ठीक है, ईसा मसीह का जन्म है। ईसा मसीह का फर्स्ट ईस्वी में हुआ था, तो इसके पहले जो काल समय था वह क्या कहलाता है, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट कहलाता है। बिफोर क्राइस्ट कहलाता है, मतलब ईसा मसीह के पहले के जन्म का। और एडी है जो एनो डोमिनी है, तो उसके बाद का, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय जो कहलाता है एनो डोमिनी कहलाता है, बढ़ता हुआ समय ईस्वी, ठीक है। 100-200 एडी, तो ईसा पूर्व में पहले क्या होता था, इसमें घटता हुआ समय आता है, 300, 200 और 100 100 बीसी आता है। इसमें क्या होता है, बढ़ता हुआ रहता है ईसा मसीह के बाद के समय, ठीक है। जैसे अभी 2000 चल रहा, 2000 फिर 2100 चलेगा, फिर 2200, इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। दशक चल रहा है अभी। तो दशक को 10 वर्ष की अवधि होती है। सिल्वर जुबली 25 वर्ष की अवधि होती है जिसमें, ठीक है। रूबी जुबली 40 वर्ष की अवधि होती है। पूर्वार्ध में क्या होता है, फर्स्ट हाफ में सदी का प्रथम 50 वर्ष होते हैं, ठीक है ना। सदी का प्रथम 50 वर्ष होते हैं, जैसे 1 से 50 वर्ष तक का जो समय होता है, सदी का प्रथम 50 वर्ष होता है। गोल्डन जुबली में 50 वर्ष की अवधि होती है। डायमंड जुबली में 60 वर्ष की अवधि होती है, ठीक है। गोल्डन जुबली मनाई जाती है 50 वर्ष की अवधि में। डायमंड जुबली 60 वर्ष की अवधि में मनाई जाती है। प्लेटिनम जुबली जो होती है 75 वर्ष की अवधि में मनाई जाती है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान देंगे, हो गया। ये समझ, ये जानकारी के लिए है, पेपर में आता ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो गोल्डन ये जानकारी के लिए, कुछ चीज़ें जानकारी के लिए भी होती हैं, जरूरी नहीं सब कुछ पेपर में है, ठीक है। उत्तरार्ध जो है सदी का द्वितीय 50 वर्ष जो होता है, 51 से 100 वर्ष तक का काल, जैसे 100 ईयर है, ठीक है। तो पहले का क्या कहलाता है, पूर्वार्ध कहलाएगा, पहले का समय 1 से 50 तक का। और उसके बाद जो 50 से 100 जो है, तो 51 से 100 जो है, तो वह क्या कहलाता है, उत्तरार्ध कहलाता है। सदी या शताब्दी का को क्या कहते हैं, 100 वर्ष की अवधि जो होती है सदी या शताब्दी कहलाती है। सहस्त्राब्दी क्या कहलाती है, 1000 वर्ष की अवधि जो होती है सहस्त्राब्दी कहलाती है। ग्रेट जुबली जो है 2000 वर्ष की अवधि ग्रेट जुबली के नाम से, ग्रेट जुबली कहते हैं, ठीक है। वर्तमान कैलेंडर, वर्तमान में ग्रेगोरियन कैलेंडर एक अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है। वर्तमान में ग्रेगोरियन कैलेंडर को क्या माना गया है, को ही अपनाया गया है, ग्रेगोरियन कैलेंडर को। इस समूचे विश्व में देशों की मान्यता दी गई है, देशों में मान्यता दी गई है। विश्व के अधिकांश हिस्सों में इसी कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। इटली के डॉक्टर अलोयसियस लिलिस द्वारा प्रस्तावित इस कैलेंडर की 24 फरवरी 1582 को पोप ग्रेगरी 13 ने की थी। इन्हीं के नाम पर इस कैलेंडर के नाम के साथ ग्रेगरी शब्द जुड़ा। प्राचीन जूलियन कैलेंडर की अशुद्धियां सुधारने के लिए इसे प्रचलन में लाया गया था। जूलियन कैलेंडर की अशुद्धियों को सुधारने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया था, ठीक है ना। क्या इसी ईस्वी संवत का विक्रम संवत में क्या है, में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। ईस्वी संवत जो होगा, तो 57 जोड़ देंगे, 57 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ईस्वी संवत विक्रम संवत में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब विक्रम संवत आ जाएगा। जैसे 2015 मान लीजिए, अभी 2000 क्या चल रहा है, 24 चल रहा है, ठीक है। 2024 में हम 57 अगर ऐड कर देते हैं, तो हमें जो मिलेगा, ठीक है, तो क्या हमें जो मिलेगा, तो 2081 मिलेगा। तो हमें क्या, वो क्या समय होगा, विक्रम संवत के नाम से जाना जाएगा। संवत का ईस्वी संवत में परिवर्तन, तो शक संवत में 78 जोड़ देंगे, शक संवत में, ठीक है। शक संवत कौन सा है, शक संवत में क्या करेंगे, 78 जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ईस्वी संवत मिल जाएगा, ठीक है। तो 1937 में 78 जोड़ दिए हैं, तो 2015 मिल गया है। तो जो भी आप जैसे 2024 में आप 78 जोड़ देंगे, तो आपको जो भी मिलेगा, तो वो ईस्वी संवत मिल जाएगा, ठीक है। अब प्रमुख संवत देखते हैं। तो कली संवत जो है, महाभारत युद्ध व राजा परीक्षित के समय से आरंभ हुआ कली संवत, ठीक है। सप्तर्षि संवत जो है, इसे लौकिक संवत भी कहा जाता है, ठीक है। तो कली संवत कब से कब तक 2102 बीसी को क्या माना जाता है, कली संवत माना जाता है। सप्तर्षि संवत 3076 बीसी को क्या माना जाता है, सप्तर्षि संवत माना जाता है। कली संवत के 25 वर्ष बाद कश्मीर में प्रचलित है सप्तर्षि संवत। बुद्ध संवत 544 बीसी, जब बुद्ध का जन्म हुआ था, तो उसे क्या कहा जाता है, बुद्ध के
544 बीसी माना जाता है बुद्ध का जन्म। ठीक है ना, बुद्ध का जन्म जो होता है 544 बीसी, इसमें श्रीलंका के अनुसार माना जाता है। एक मिनट हम लोग कंफर्म कर लेता हूँ। तो श्रीलंका के जो कैलेंडर में है तो उसमें क्या माना जाता है, बुद्ध संवत की गणना 544 बीसी में मानी जाती है। महावीर संवत की 527 बीसी में मानी जाती है। ठीक है, महावीर स्वामी द्वारा आरंभ इस संवत का प्रयोग जैन सभा से संबोधित गणनाओं में हुआ था। ठीक है ना, संबोधित गणनाओं में हुआ था। विक्रम संवत 58 बीसी राजा विक्रमादित्य द्वारा उज्जैनी शकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत चलाया गया था। विक्रम संवत जो था 58 बीसी में उज्जैनी शकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत चलाया गया था। तो विक्रम संवत का समय क्या माना जाता है, 58 बीसी माना जाता है। तो ईसा मसीह का जन्म फर्स्ट एडी में हुआ था, सीधी सी बात है। शक संवत 78 एडी, इसे इतना बस याद रखेंगे। कुषाण राजा कनिष्क द्वारा शुरू किया गया, जिसे भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को आधिकारिक कैलेंडर के रूप में घोषित किया गया। इसे शालिवाहन संवत भी कहा जाता है। यह भारत का एक राष्ट्रीय संवत है। यह भारत का एक राष्ट्रीय संवत है, भारत का एक राष्ट्रीय संवत है। कलचुरी संवत 248 एडी में माना जाता है। यह कलचुरियों द्वारा चेरी की कलचुरी द्वारा प्रयुक्त होने वाला कलचुरी संवत है। 248 एडी, इसे याद रखें तो ठीक है, नहीं तो शक संवत याद करेंगे 78 एडी, और गुप्त संवत 319 एडी, हर्ष संवत 606 एडी, इसे याद रखेंगे। ठीक है, गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रारंभ किया गया था कन्नौज, और हर्ष संवत कन्नौज के शासक हर्षवर्धन द्वारा राज्यरोहण के समय प्रारंभ किया गया था। हिजरी संवत 622 एडी में प्रारंभ किया था। हिजरी संवत का प्रारंभ, जिसके यह तिथि हजरत मोहम्मद साहब का मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्मृति में है। मदीना जाने को हिजरत कहा जाता है। मदीना जाने को क्या कहा जाता है, हिजरत कहा जाता है। मदीना क्या होता है, एक तीर्थ यात्रा है। ठीक है, कोल्लम संवत क्या है, 1825 एडी में है। इलाही संवत 583 एडी में है। इसे राज दशक 1673 एडी में है। याद रखना है, याद कर लीजिए, आपकी ज़्यादा काम पे नहीं है। तो राज दशक है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी द्वारा राज्यारोहण के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया था। तो राज दशक इसे याद कर लेंगे थोड़ा सा। इलाही संवत मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था 1583 एडी में। इतना याद रखेंगे बस। इलाही और राज दशक थोड़ा सा याद कर लेंगे, क्योंकि ये प्रमुख शासक है, इसके कारण। ठीक है, इलाही संवत 1583 में, और राज दशक 1673 में छत्रपति शिवाजी के द्वारा राजरोहण के उपलक्ष्य में किया गया था। कैलेंडर का विकास क्रम कैसे है, जूलियस सीजर के द्वारा किया गया था 46 बीसी में, जूलियन कैलेंडर इसे कहा गया। फिर डायोनिसियस एक्सीगुअस ईसाई कैलेंडर 527 बीसी में प्रारंभ किया गया। ठीक है, पोप ग्रेगोरी द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर 1582 एडी में प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार कैलेंडर का विकास क्रम है। ठीक है, अब प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे सब लोग इसका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।